हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग यार। आई होप यू गाइस डूइंग समथिंग ग्रेट इन योर लाइफ। चलिए स्टार्ट करते हैं यार। फोटोसिंथेसिस प्रोवाइडर ऑफ फूड फॉर ऑल। तो ये सेकंड वन शॉट है हमारे चैनल का आईसीएससी बोर्ड के लिए, है ना। तो इसमें पहले हम जेनेटिक्स की बात कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, ऐसी ग्रेजुअली आपके हर चैप्टर का वन शॉट विथ प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, अगर बीच में थोड़ा बहुत नॉइज़ आती है बाहर से तो उसे नेगलेक्ट करना, ठीक है ना, थोड़ा सा उसे इग्नोर करना, है ना। ज़्यादा नहीं आएगी, बीच बीच में क्या पता बाहर से साउंड आ जाए, जैसे कि अभी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यार। फोटोसिंथेसिस, तो इस वन शॉट में आपको क्या होगा, पूरा चैप्टर इन डिटेल हम खत्म करेंगे, है ना। ऊपर ऊपर से नहीं घुमाएंगे, पूरा का पूरा हम ढंग से एक अच्छे लेवल पे हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, चलिए बस वही है कि मैं हर पॉइंट पे ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगा, सफिशिएंट देर रुकूंगा उस टॉपिक पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस यार सबको पता है, डेफिनेशन मैंने नहीं लिखी, वो आपको पता है, हमें पता है प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट या फिर ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं अपने लिए। तो वो यार सबको ही जानता है, बट हमें समझना है एक्चुअली फोटोसिंथेसिस क्या है और वो प्रोसेस कैसे होती है ना। तो अरे यहाँ लिखा क्या है, अब सारे ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, CO2 का, पानी का, क्लोरोफिल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या बनाते हैं, कुछ खाना बनाते हैं, कुछ ग्लूकोज स्टार्च की फॉर्म में कुछ खाना बनाते हैं। हमें यार ये चीज़ देखनी कैसे हो रहा है सब कुछ, कि फोटोसिंथेसिस जिससे पूरा ये जितनी भी बायोस्फीयर है, जहाँ पे लाइफ है वो चल पा रही है बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस इन इस खाने के ऊपर। तो वो प्रोसेस हो कैसे रही है एक्चुअली, कैसे वो प्रोसेस गवर्न कर रही है एक्चुअली, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो अगर मैं बताऊँ आपको, फोटोसिंथेसिस कुछ भी नहीं है एक्चुअली, बस सब कुछ क्या है, सारा खेल है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का। सारा खेल किस चीज़ का है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का। आपकी सनलाइट है, उसमें क्या है, आपकी हीट एनर्जी की फॉर्म में सन लाइट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी है। वही एनर्जी को हम कैसे ना कैसे करके ट्रांसफर करके अपने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, और उससे पूरा का पूरा आपकी जितने भी आपके हेटरोट्रॉप वगैरह हैं वो सब चलते हैं, हाँ, जितने भी प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बना पा रहे। आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाल्टन ने कहा था एक बार, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कि ना तो हम एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, केवल क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप खुद सोचो, फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, खाना बनता है, हमें पता है ग्लूकोज बनता है, मतलब एनर्जी बनती है। क्या एनर्जी सच में बनती होगी, प्रैक्टिकली सोचो, नहीं, एनर्जी नहीं बनती है। जस्ट वो सनलाइट की जो एनर्जी होती है ना, उसको हम कोई एक तरीका होता है, एक चैनल होता है जिससे हम उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं अपनी स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, हम एनर्जी जो लाइट एनर्जी है उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, मैं क्या कन्वर्ट करता हूँ, प्लांट कन्वर्ट करते हैं, उनका सिस्टम होता है ऐसा जिससे वो उस एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। ठीक है ना, स्टोर फॉर्म ऑफ एनर्जी में। अब वो कैसे करते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, एज पर क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड जितना आपको पता होना चाहिए वो सब मैं बताऊंगा, है ना। ऐसे होता बहुत कुछ, आप 11th में आओगे उसमें आप टॉपिक पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस, थोड़ा और डेप्थ होगी, है ना। लेकिन इस लेवल पे आपके लिए सफिशिएंट नॉलेज मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो एक्चुअली है इंपॉर्टेंस क्या है फोटो, सबको पता है यार, हमको ऑक्सीजन मिलती है, जो आप सांस ले रहे हो ना, ऑक्सीजन ले रहे हो ना, वो एक्चुअली में प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उसका बाय प्रोडक्ट होता है ना, उसका क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। और सिमिलरली क्या है, हमारे लिए खाना, सब फूड फॉर ऑल, सबके लिए खाना कहाँ बन रहा है, फोटोसिंथेसिस में। चाहे वो हेटरोट्रॉप्स कैसा भी हो, कार्निवोर्स ओमनिवोर्स, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा होगा किसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। ठीक है, चलो फोटोसिंथेसिस पढ़ने से पहले ना हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है। हमें पता है यार, हाँ लीफ में होती है, लीफ में, अरे लीफ में भी कहाँ होती है एक्चुअली, लाइट कहाँ पे, कौन पकड़ता है लाइट को। सपोज करो, क्या CO2 ह्यूमन के पास नहीं है, एनिमल के पास CO2 नहीं है, आप बोलोगे है। क्या पानी नहीं है, आप बोलोगे बिल्कुल है। क्या सनलाइट नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन सनलाइट को पकड़ने वाला चीज़ नहीं है। हमारे पास सनलाइट है लेकिन सनलाइट को पकड़ने वाली चीज़ नहीं है, इसलिए हम खाना नहीं बना पाते। बाकी सब है हम पे क्या नहीं है, अगर मैं नाम बोलूँ हम पे क्या नहीं है, हम पे क्लोरोफिल नहीं है। तो ये क्लोरोफिल होता क्या है, किस कलर का होता है, क्या क्या काम होता है उसका, कितने टाइप के होते हैं वो, कैसे वो काम करता है, सब कुछ देखेंगे अभी। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने क्लास 9th में या फिर पढ़ा होगा सेल सेल चैप्टर में, प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, है ना। प्लांट के लीफ सेल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट आपने पढ़ा होगा, डबल मेम्ब्रेन होता है। तो मैंने आपको सेल चैप्टर जब भी पे पढ़ाऊंगा, फिर अगर पढ़ा होगा तो आपने चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जहाँ जहाँ पे क्या होता है, DNA होता है, जिस जिस ऑर्गेनल के पास DNA होता है, ऑर्गेनली के पास
डीएनए होता है वो क्या होता है आपका डबल मेम्ब्रेन। चाहे आप माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लो, चाहे आप न्यूक्लियस की बात कर लो, चाहे आप इवन क्लोरोप्लास्ट की बात कर लो, तो कैसी होती हैं डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये देखो आपको दिख रहा है कि डायग्राम में आप देखो एक मेम्ब्रेन और इसके बाहर एक और मेम्ब्रेन, तो डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है यार, जैसे एक कॉइन है, एक कॉइन उसके ऊपर एक और कॉइन, उसके ऊपर एक और कॉइन, उसके ऊपर एक और कॉइन, तो मैं सिंगल एक कॉइन को क्या बोलता हूँ थैलेकॉइड, क्या बोलता हूँ थैलेकॉइड। उसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होगी। अब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर सिक्के रख रहे हैं, यानी कि थैलेकॉइड रख रहे हैं, तो मैं एक साथ क्या बोलता हूँ गाइस उनको ग्रेना बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ ग्रेना बोलता हूँ। बहुत सिंपल, थैलेकोलाइड क्या है, केवल एक सिक्का, और जब वो थैलेकोलाइड इकट्ठा हो जाएंगे उस पूरे बंच को क्या बोलूँगा मैं ग्रेना बोलूँगा। ठीक है, इतना सिंपल है। और जो आपको ये बाहर दिख रहा है यहाँ पे ये पूरा खाली खाली है ना, आपको जो वाइट वाइट दिख रहा होगा जो खाली खाली है वो क्या है आपका स्ट्रोमा। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाओगे तो आपको पूरा पूरा स्ट्रोमा दिखेगा। स्ट्रोमा में बीच बीच में आपको क्या दिखेंगे ग्रेना दिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि जो आपके दिख रहे हैं थैलेकॉइड, ये थैलेकॉइड एक सिक्का, उसकी क्या होगी अपनी मेम्ब्रेन होगी, और उस मेम्ब्रेन में मिलेगा आपको क्लोरोफिल। अगर आप डिटेल में यहाँ जूम करके देखोगे ऑब्जर्व करोगे, ये आपको दिख रहा है हरा 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 हरा, तो ये कुछ नहीं है जस्ट क्लोरोफिल है। ये क्या है जस्ट क्लोरोफिल है। अब मैंने बोला आपसे ये ग्रेना है, ये ग्रेना है, ये आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं स्ट्रोमा लैमेलिया से, स्ट्रोमा लैमेली से। ये बेसिक सा थोड़ा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए यार हम लोगों को, क्योंकि हम इसके अंदर ही सारी क्या चलेगी हमारी फोटोसिंथेसिस। मैं आपसे बोलूँगा थैलेकोलाइड मेम्ब्रेन, हमें पता ही नहीं थैलेकोलाइड मेम्ब्रेन क्या होगा, आप समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, तो थैलेकोलाइड मेम्ब्रेन कुछ नहीं होती यार, थैलेकोइड की मेम्ब्रेन होती है। अब थैलेकोलाइड पता है हम लोगों को यार, ये कॉइन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रोमा है ना, स्ट्रोमा में। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ ना ये कुछ लिखा हुआ ग्रेना हो गया, स्ट्रोमा हो गया। स्ट्रोमा कैसा है कलरलेस है। स्ट्रोमा में ही डीएनए होगा, स्ट्रोमा में आरएनए वगैरह प्रोटीन वगैरह राइबोसोम वगैरह स्ट्रोमा में मिलेंगे, बहुत चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नॉर्मली एक सेल में प्लांट के जो लीफ का जो सेल होता है मीजोफिल सेल्स, उसमें नॉर्मली बात करूँ 40 से 50 क्लोरोप्लास्ट हर सेल में मिलेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक सेल है तो एक क्लोरोप्लास्ट, नहीं है ना, 40 से 50 इनका नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखा यार द पिगमेंट क्लोरोफिल इज कंटेन्ड इन द वॉल ऑफ थैलेकॉइड। तो आपको दिख रहा है ये एक थैलेकॉइड है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना के दिखाऊं है ना, जो चीज़ समझानी होगी ना यार, तो मैं उसके लिए अलग से पेज लेके आया हूँ। तो अगर मैं बोलूँ आपसे ये एक थैलेकॉइड है तो उसकी है ना, थोड़ा बड़ा बना, तो ये एक थैलेकॉइड है तो इसकी मेम्ब्रेन में क्या है, उसकी मेम्ब्रेन में क्या है क्लोरोफिल है। ठीक है, उसकी मेम्ब्रेन में क्या है क्लोरोफिल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। आई थिंक जरूरत पड़ेगी तो मैं इसका इस्तेमाल दोबारा करूँगा जहाँ जहाँ पे। ठीक है, चलिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, क्लोरोफिल होता क्या है यार, हमने समझ में आ गया क्लोरोफिल की लोकेशन कहाँ होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होती है थैलेकॉइड में। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में कैसा होता है वो बिल्ड थोड़ा सा धसा हुआ होता है। ठीक है, अब क्लोरोफिल है क्या यार, कुछ नहीं यार, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और मेन क्या है यार वो मैग्नीशियम एज अ सेंट्रल मैटर है ना, सेंट्रल एलिमेंट है कौन मैग्नीशियम। ये कुछ चीज़ें आपको, ये सब चीज़ें आपको क्या होती है क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। तो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है यार। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करें, से बताया मैंने आपको लीफ के सेल्स जो होते हैं। अभी देखो मैं आपको पूरा डिटेल में लीफ का स्ट्रक्चर भी समझाऊंगा कि अंदर से लीफ क्या से कैसे क्या क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। बट अभी के लिए समझो, लीफ के सेल्स होते, लीफ में सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। तो उनके अंदर मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर मिलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और कुछ होते हैं गार्ड सेल्स, ये बात करेंगे हर चीज़ की, उनमें मिलते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। और आप देखा होगा जो यंग स्टेम होते हैं ना, एक प्लांट है वो नया नया है, उसकी यंग स्टेम में क्या मिलेंगे आपको क्लोरोप्लास्ट। डिफरेंट लोकेशंस बता रहे हैं बस क्लोरोप्लास्ट के। आपको रूट के अंदर मिलेगा क्या क्लोरोप्लास्ट, नहीं। आपको जो इसका ब्राउन ब्राउन दिख रहा है उसमें दिखेगा क्या, नहीं। बेसिकली अभी बात करेंगे जो पार्ट हरा होता है ना वहीं होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट, अभी बात करेंगे इसकी। चलो अब यहाँ पर आओ। अब जब मैंने क्लोरोफिल की स्टडी करी है ना, मैंने पूरा देखा प्लांट में, मुझे 9 टाइप के क्लोरोफिल मिले। मुझे कितने टाइप के मिले क्लोरोफिल, 9 टाइप के क्लोरोफिल मिले। उनमें से मैंने देखा और मैंने समझा और मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा 2 ही चीज़ मिल रहे हैं। 9 टाइप के क्लोरोफिल है उनमें से, लेकिन 2 ही क्या है मोस्ट अबंडेंट है, बाकी सब है लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में है। तो हम 2 की बात करते हैं, किस किस की, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। ठीक है, अब आप बोलोगे मैं बोलूँगा आपसे कि जो क्लोरोफिल है ना वही रिस्पॉन्सिबल है प्लांट में जो पार्ट आपको हरा दिखता है।
जो पार्ट आपको हरा दिखता है ना, वही क्या है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, हरा, मतलब कि हरा दिखने कौन है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, हरा। अब बोलोगे हरा क्यों होता है, तो ये सिंपल सा फिजिक्स का फेनोमेना है। कोई चीज़ आपको दिख रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज करो आपको ये पेन आपको हरा दिख रहा है, सपोज करो क्लोरोफिल है ना, आपको हरी दिख रही है। क्यों दिख रही है हरी, बिकॉज इसके ऊपर एक लाइट गिर रही है, इसके ऊपर एक लाइट गिर रही है, जो कैसी है, आपकी विजिबल लाइट। विजिबल लाइट पता है ना, जो जिसके अंदर 7 विव और होता है। तो एक लाइट गिरी है इसके ऊपर। अब इस स्ट्रक्चर ने क्या किया, हरे वाले ने क्या किया, बाकी सब एब्जॉर्ब कर लिया, है ना, ब्लू वगैरह रेड वगैरह सब एब्जॉर्ब कर लिया, सिर्फ हरे को वापस भेज दिया, हरे को वापस भेज दिया, है ना। सारे कलर गए थे, सबको ले लिया, हरे को वापस भेज दिया, और हरा हमारी आंखों में लिख गया। तो हमें क्या दिखेगा, जो हमारे आंखों में आएगा तो हमें हरा दिखता है। तो यहाँ लिख सकते हो आप कि जो क्लोरोफिल है वो ब्लू और रेड लाइट रीजन को, मतलब सारा वायलेट वगैरह सब एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन सिर्फ क्या भेज देती है वापस, रिफ्लेक्ट बैक ग्रीन लाइट, रिफ्लेक्ट बैक ग्रीन लाइट। तो इसलिए वो हमें हरा दिखता है। ये ऐसा नहीं सिर्फ क्लोरोफिल की बात है, किसी चीज़ की बात है। सपोज करो आपको ये वाइट दिख रहा है ना, वाइट दिख रहा है, क्यों, क्योंकि जो इसके ऊपर लाइट गिर रही है वो सारी एब्जॉर्ब नहीं, बस सारी की सारी कुछ भी एब्जॉर्ब, कोई भी एब्जॉर्ब नहीं हो रही। तो वाइट लाइट आई, वाइट लाइट गई, कुछ एब्जॉर्ब हुई नहीं, तो वाइट दिख रहा है हमको। वाइट लाइट आई, वाइट लाइट गई। कोई चीज़ हमें ब्लैक दिख रही है, इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर लाइट आई बट रिफ्लेक्ट नहीं हुई, तो हमें हमारे आँख में कुछ आ नहीं रहा, तो वो ब्लैक दिख रहा है हमको। तो सारा सिस्टम इसी चीज़ का है, बट अभी आप क्लोरोफिल का समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक चीज़ कही जाती है, लाइट, जो सनलाइट वगैरह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल के बनने में। क्लोरोफिल, अगर नई नई क्लोरोफिल बनानी है, सिंथेसिस करनी है, तो लाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट नहीं होगी ना, क्लोरोफिल नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा लाइट दे दोगे तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय होना भी शुरू हो जाएंगी, तो भी इंपॉर्टेंट है, लाइट देनी है। ऐसा ही लाइट नहीं दोगे, लाइट नहीं दोगे तो क्लोरोफिल नहीं बनेगी, और लाइट ज़्यादा दे दोगे तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय भी हो जाएंगी, ठीक है। तो बिफोर वी अंडरगो, है ना, हम चीज़ों को और समझते हैं, उससे पहले चलो ये वाला पेज मैंने लिख दिया, लेकिन मैं समझाता हूँ पहले आपको लीफ का स्ट्रक्चर, है ना, यहाँ वाले पेज, पहले इसकी बात करते हैं थोड़ी सी, है ना। वापस स्टोमेटा जानते हैं एक्चुअली लोकेशन कहाँ होती है, फिर स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग थ्योरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ सबकी बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैंने बोला आपसे, आपकी ये लीफ है, आप बोलो लीफ कैसे, सपोज करो ये लीफ है इस टाइप से, मैं बना के दिखाता नहीं हूँ, देखो ये एक लीफ है, ये ऊपर वाला सरफेस लीफ का और ये नीचे वाला सरफेस लीफ का, आप इमेजिन कर पा रहे हो। सपोज करो ये लीफ जा रही है ना, ये लीफ जा रही है, ये गई और ये गई नीचे वाला सरफेस, है ना। तो ये क्या हो गया, अपर सरफेस और एक लोअर सरफेस, है ना। एक्चुअली लीफ इतनी मोटी होती है क्या, नहीं, एकदम पतली होती है, बट मैंने उसे जूम करा, जूम, एक देखो ये एक लीफ मान लो, तो ये क्या है, अपर सरफेस और ये क्या है, लोअर सरफेस, और बीच में क्या है, इतनी पतली सी लीफ होती है। लेकिन इसकी स्टडी करनी है तो मैंने अपर सरफेस को ऊपर खींचा, लोअर सरफेस को नीचे खींचा, बीच में मैं देख रहा हूँ क्या है, बीच में मैं देख रहा हूँ क्या है ना। अब हम लोगों को पता है यार कि जो भी हमारी, जैसे ह्यूमन की बात करूँ, एनिमल की बात करूँ, हमारी आउटर कवरिंग क्या होती है, इपिथीलियम, है ना, उसे बोलते हो इपिथीलियम। तो यहाँ पे क्या होती है, इपिडर्मिस, प्लांट की जो आउटर कवरिंग होती है उसे बोलते हैं इपिडर्मिस। तो यार आपको दिख रहे हैं, ये सेल्स दिख रहे हैं, ये सेल्स दिख रहे हैं, ये सेल्स दिख रहे हैं, तो ये क्या है, अपर इपिडर्मिस, और ये क्या है, लोअर इपिडर्मिस। अपर इपिडर्मिस, लोअर इपिडर्मिस, अपर कवरिंग है, नीचे वाली कवरिंग है। आप बोलोगे देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, आई बात करते हैं ना यार, आई बात करते हैं। अब मैंने क्या बोला, इपिडर्मिस के ऊपर लीफ में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसे बोलते हैं क्यूटिकल, उसे बोलते हैं क्यूटिकल। वैक्सी होता है एक तरीके से, जो आपके पानी के एवोपरेशन को रोकता है, पानी के लॉस को रोकता है ना। अगर आप डेजर्ट प्लांट की बात करोगे तो ये क्यूटिकल तो और थिक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ धूप बहुत होती है ना, समझ में आ रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब मेरी बात समझो यार, अब मेरी बात समझो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे होते हैं बीच में कुछ सेल्स, ये आपको सेल्स दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। अगर आप देख पा रहे हो, कुछ सिलेंडर शेप के हैं, कुछ गोल गोल शेप के हैं, दोनों क्या हैं आपके, मीजोफिल सेल्स। जो सिलेंड्रिकल हैं उन्हें बोलते हैं पैलासाइड मीजोफिल्स, और जो गोल गोल हैं उन्हें बोलते हैं स्पंजी मीजोफिल, ठीक है। बीच में दिख रहा है वो एयर सैक है, वो एयर सैक है ना, जो खाली खाली दिख रहा है, ये खाली खाली है। आई बात करेंगे, आपको दिख रहा है कि नीचे वाले हिस्से में कहीं कहीं पे इपिडर्मिस नहीं है, वहाँ पे क्या है, स्टोमेटा। आपको दिख रहा है ये स्टोमेटा एक, ये स्टोमेटा दूसरा, है ना, सॉरी स्टोमेटा नहीं, स्टोमेटा पूरा है गार्ड सेल, ये क्या है, गार्ड सेल। बीच में दिख रहा है आपको छोटा सा जगह, ये क्या है आपकी, ये क्या है आपका,
ये बेसिकली आपका स्टोमेटा पोर है, स्टोमेटा पोर है। एक्चुअली ये ऐसे होगा बट समझाने के लिए करा है, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बात करूँ, अगर आपसे पूछूँ स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, आप बोलोगे ऊपर वाले सरफेस पे, नीचे वाले, आप बोलोगे नीचे वाले सरफेस में। अगर मैं डाइकॉट की बात कर रहा हूँ तो, है ना, डाइकॉट की बात करेंगे पूरे चैप्टर में। हाँ, तो मैंने क्या बोला, जो स्टोमेटा है ना वो केवल नीचे वाले सरफेस से प्रेजेंट होते हैं। आप बोलोगे ऐसा क्यों? बिकॉज यार अगर ऊपर होंगे ना तो बहुत जल्दी पानी और बहुत ज़्यादा पानी लॉस हो जाएगा, बहुत जल्दी, ठीक है। तो जिससे कि सिस्टम से ट्रांसपीरेशन हो भी लेकिन इतना फास्ट ना हो, थोड़ा सा नीचे वाले सरफेस पे दिया गया है, ठीक है। अब आपको दिख रहा है हर सेल के अंदर ही ग्रीन ग्रीन डॉट डॉट बना रखे हैं, ये देखो डॉट, ये डॉट डॉट डॉट। तो ये क्या है यार, ये है क्लोरोप्लास्ट। समझ में आ रहा है कि एक्चुअली मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया, वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। लोकेशन क्या है, मीजोफिल सेल के अंदर, और गार्ड सेल के अंदर भी होता है। अगर प्लांट नया है तो यंग स्टेम में भी मिलेगा। मतलब जो जो पार्ट आपको हरा दिखता है जस्ट बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट भी नहीं तो क्लोरोफिल। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड, है ना। तो आप ये समझ सकते हो सनलाइट ऊपर से गिरेगी अपर एपिडर्मिस पे, है ना। एक लीफ है ना, ये लीफ है, ये आपकी एक लीफ है, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। वापस से बात करेंगे जब इसके प्रोसेस की बात करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको समझ में आ गया कि आपकी स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, लोअर सरफेस। अगर आपको ये लीफ दिख रही है तो जिसके लोअर सरफेस होगा ना, वहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए अभी बात करेंगे इसकी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से, हमें पढ़ना है स्टोमेटा। देखो प्लांट को क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चाहिए, आप बोलोगे पानी। चलो पानी तो आ गया, कहाँ से आ गया, ट्रांसपीरेशन करके, है ना। वो पानी ऊपर आया, आप पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में ट्रांसपीरेशन वाले में, पानी ऊपर आ गया। तो पानी कहाँ से आता है, रूट से आता है। चलो वो तो आ गया। और क्या चाहिए, सनलाइट। सनलाइट तो हमें समझ में आ गया, हाँ लीफ में गिरेगी, क्लोरोफिल पकड़ लेगी उसको, हम भी देखेंगे। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, CO2। और CO2 कहाँ से आएगी, वो आएगी स्टोमेटा से। हमें समझना पड़ेगा कैसे स्टोमेटा ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, हाउ, है ना, क्या क्या थ्योरीज हैं इसके पीछे गवर्न करती हैं। तो अभी समझते हैं। अभी के लिए समझो कि जो स्टोमेटा में क्या होते हैं, दो गार्ड सेल्स होते हैं, ये नहीं बोलते हैं गार्ड सेल। इनकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, अंदर वाली वॉल है, वो थोड़ी थिक, देखो दिख रहा होगा आपको, थिक है एज कम्पेयर टू बाहर वाली में। ये हेल्प करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, ऐसा फीचर हेल्प करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, ठीक है। अब मेरी बात समझो यार, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो अब एक लाइन लिखी है मैंने, ट्रांसपीरेशन इज द प्राइस विच द प्लांट पेज फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब अगर प्लांट को ना क्या करनी है, फोटोसिंथेसिस करनी है ना, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। पैसे ना देके वो क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन। आप भी, मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर आपने किसी प्लांट को, हाइपोथेटिकल सोचो, किसी प्लांट को आपने 100 लीटर पानी दिया तो 99 लीटर पानी एवोपरेट हो जाएगा। केवल 1% पानी ही क्या बचता है आपका, 1% पानी ही प्लांट फोटोसिंथेसिस में यूज़ करता है। नेसेसरी ईवल है ये, ज़रूरी भी है लेकिन बहुत लॉस हो जाता है उसमें। प्लांट का पानी मैक्सिमम मतलब 99% पानी क्या होता है, एवोपरेट करता है। चलो छोड़ो अभी उस चीज़ को। अभी हम इस पॉइंट पे आते हैं, किस पे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेट, ठीक है। यहाँ पे दो थ्योरी है, एक थोड़ी ओल्ड थ्योरी है और एक थोड़ी मतलब नई रीसेंट थ्योरी है। तो एक है आपकी शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी और एक है आपकी पोटेशियम, है ना, पोटेशियम कंसंट्रेशन थ्योरी। एक बात करेंगे। यहाँ पे देखने से पहले यार मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मेरी बात समझना, ठीक है, मेरी बात समझना। ये मान लो क्या है, गार्ड सेल है। ये क्या है, गार्ड सेल है, ठीक है। अब गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मैंने बताया बिल्कुल होते हैं। ये आपके क्लोरोप्लास्ट हैं। अब दिन के समय में क्या हुआ गाइस, दिन के समय में क्या हुआ, लाइट गिरेगी, क्या होगा, फोटोसिंथेसिस। तो दिन के समय में क्या बोलते हैं, ये क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। अब बताओ फोटोसिंथेसिस क्या बनता है, आप बोलोगे ग्लूकोज। तो यार क्या हुआ, गार्ड सेल के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ गई, मतलब ग्लूकोज के अंदर इसका अमाउंट बढ़ गया, बिकॉज क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस। तो ये बोलते हैं कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर एकदम से बढ़ गई, जी फॉर ग्लूकोज एकदम से बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, बिकॉज फोटोसिंथेसिस हुआ तो ग्लूकोज बन गया। अब मेरी बात समझो, इसके बाहर कुछ सेल्स भी होंगे जिन्हें हम बोलते हैं सस्पेटरी सेल्स, ठीक है। ये आपके कुछ सेल्स हैं, ये आपके कुछ सेल्स हैं। अब मेरी बात समझो, आपने एक चीज़ पढ़ी है, चीज़ नेचर का एक नियम है, चीज़ कहाँ से कहाँ जाती है हमेशा, हाई कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन बोल दो, एनर्जी बोल दो, प्रेशर बोल दो, है ना, हाई से लो की तरफ जाती है। मेन तो ये है, हाई से या हाई कंसंट्रेशन से
लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। अब मेरी बात समझो यार थोड़ा सा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, यहाँ पे पानी भी थोड़ा बहुत होगा। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि गार्ड सेल में क्या हुई, फोटोसिंथेसिस, तो क्या बना आपका, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज बनने से होगा क्या, जो पानी की कंसंट्रेशन है, यहाँ पे जो पानी होगा इस गार्ड सेल के अंदर, उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। आप खुद सोचो, आपके पास एक गिलास में पानी है, उसमें आप चीनी मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, तो जो फ्री पानी होगा ना, वो पानी कम, पानी का स्वाद कम होगा, मीठा ज़्यादा हो जाएगा, है ना, पानी का लॉस कम हो जाएगा, पानी का स्वाद कम हो जाएगा। तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्लूकोज बढ़ता जा रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, पानी की कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर कम हो रही है, गार्ड सेल के अंदर कम हो रही है। मतलब पानी यहाँ पे लो हो गया कंसंट्रेशन में, किसका, पानी का, एज कंपेयर टू बाहर। बाहर तो वही है, तो बाहर बढ़ गया ऑटोमेटिकली। तो बताओ पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, नेचर का नियम है, पानी अंदर आ गया, पानी अंदर आ गया, पानी अंदर आ गया, पानी अंदर आ गया। अब पानी जब अंदर आएगा, है ना, तो ये वाली बात वॉल कैसी थिन है, बाहर वाली, अंदर वाली थिक है, तो बाहर वाली पे प्रेशर लगेगा, वो बाहर निकल जाएगी और ये स्टोमेटापोर खुल जाएगा, स्टोमेटापोर खुल जाएगा, है ना। वो जी सब सेल है वो टर्जिड हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, टर्जिड। मेरी बात समझो ध्यान से, हुआ क्या, एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से। लाइट आई, इस गार्ड सेल के अंदर क्या हुई, फोटोसिंथेसिस, उसमें बना ग्लूकोज। ग्लूकोज बनने से हुआ क्या, पानी की कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर, पानी की कंसंट्रेशन हो गई कम एज कंपेयर टू बाहर के सेल से। तो पानी क्या हो गया, अंदर मूव कर गया, और यदि पानी अंदर मूव करा, ये गार्ड सेल फूल गए, स्वॉल हो गए, और ये ओपन हो गया। ठीक है, ये बोलती है आपकी क्या, ओपनिंग थ्योरी ऑफ व्हाट, कौन सा पेज था आपका, शुगर कंसंट्रेशन थ्योरी, है ना, ये वाला पेज था क्या, हाँ। तो देखो यहाँ लिखा क्या, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ड्यूरिंग द डे टाइम द गार्ड सेल बिगेन टू फोटोसिंथेसिस करते हैं, और उससे शुगर बनती है, और शुगर बनने से क्या हुआ, पानी के कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर कम हो गया, और उस वजह से क्या हुआ, एंडो ऑस्मोसिस, सेल के अंदर क्या आ गया, पानी आ गया, है ना। और उससे क्या होगा, आपका बल्ज आउट करेगा, टर्जिड हो जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाया है मैंने, और आपको नोट्स भी है, ठीक है। कोई भी डाउट हो प्लीज़ मुझे बताना यार, है ना। मेरे पास और भी तरीके होंगे समझाने के, तो आई होप समझ में आया होगा। और कोई पेज, ठीक है, हाँ एक सेकंड, सब एक सेकंड रुकना, हाँ ये वाला पेज, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टोमेटा, मतलब बंद कैसे, खुलने का समझ में आ गया, है ना, खुल गया, एक बार खुल गया तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज और ट्रांसपिरेशन होना चालू हो जाएगा अपने आप, ठीक है। अब हम समझते हैं क्लोज कैसा होगा, है ना, क्लोज कैसा होगा। अब यहाँ पे लिखा है, इफ़ फॉर एनी रीज़न, किसी वजह से आपके लीफ के अंदर क्या हुआ, वाटर कंटेंट कम हो गया, है ना। देखो कहाँ पे थे हम लोग, एग्जाम्पल पे आओ वापस से। किसी वजह से ये आपकी लीफ है, ये आपको लीफ है, बाहर वाले सेल्स, किसी वजह से लीफ के अंदर यानी उसकी बाहर वाले सस्पेंडरी सेल, उनमें पानी का अमाउंट कम हो गया, है ना, पानी कम आ रहा है, तो क्या होगा, बाहर पानी कम, लो कंसंट्रेशन, अंदर पानी कंपेयरली हाई है, क्योंकि बाहर कम हो किसी वजह से, तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करेगा, पानी बाहर आ जाएगा। जब पानी बाहर आ जाएगा तो वो वापस से श्रिंक कर जाएंगे सेल, और ये पिचक जाएंगे, एकदम पिचक जाएंगे, एकदम पिचक जाएंगे, ये पोर जो दिख रहा है वो ढक जाएगा। समझ में आ रहा है। ये क्लोजिंग वाला भी देखो पढ़ते हैं, फिर समझाता हूँ दोबारा से, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, इफ़ फॉर एनी रीज़न द वाटर कंटेंट ऑफ द लीफ इज फॉलिंग शॉर्ट, मतलब यहाँ पे किसी वजह से जो बाहर वाले सेल हैं, मतलब लीफ में, प्लांट में पानी की कमी हो रही है, तो गार्ड सेल से पानी वापस ले लेंगे, वो एक्सोऑस्मोसिस, पानी वापस ले लिया, और सेल कैसा हो गया गाइस, फ्लैसिड हो गया, है ना। इनर थिक वॉल स्ट्रेट एंड टू, अंदर वाली वॉल सीधी हो जाएगी, ऐसे सीधी हो गई, और वे स्टोमेटा का पोर बंद हो जाएगा। यार ये थ्योरी पुरानी है, अब इससे एक नई थ्योरी आ चुकी है जो इसको बेटर अंडरस्टैंड, बेटर तरीके से समझाती है, वो है पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन थ्योरी। ये थोड़ी रिसेंट है एंड थोड़ा अच्छे तरीके से बताती है आपको, ठीक है, चीज़ों को। अब देखो क्या बोलती है थ्योरी, मेरी बात समझना, ये आपको दिखे दोनों चीज़ें मैं ऐसे अरेंज करता हूँ, हाँ ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, समझो मेरी बात को। ये थ्योरी क्या बोलती है आपसे, दिन के समय में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके पास क्या है, इसके पास गार्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। तो आपने बोला दिन के, ये गार्ड सेल है, एक गार्ड सेल है, इसके बगल में गार्ड सेल है, ठीक है ना, ये गार्ड सेल, बहुत सिंपल थ्योरी है, समझते हैं पहले फिर पढ़ लेंगे। चलो, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ठीक है। चलो यहाँ बनाता हूँ फिर से हाफ साफ, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, ठीक है। अब इसके पास क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्लोरोप्लास्ट है। तो क्या होगी यार, गार्ड सेल के अंदर क्या होगी, फोटोसिंथेसिस।
अब फोटोसिंथेसिस होगी, इसके बाहर वाले सेल बना देता हूँ, 1 मिनट रुको, ये बना दिए मैंने बाहर वाले सेल। अब क्या हुई, फोटोसिंथेसिस हुई, अब उससे क्या हुई कि एटीपी बनी। क्या बनी इस बार, एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, है ना, आपको पता होगा आई थिंक। क्या बनी, एटीपी। यानी कि सेल के अंदर क्या है, गार्ड सेल के अंदर क्या है, फोटोसिंथेसिस हुई और उससे उन्होंने क्या बनाया, एटीपी। अभी पढ़ेंगे यार कि एक्चुअली एटीपी बनती है जब आप फोटोसिंथेसिस करते हो ना, एटीपी बनती है, ठीक है। तो एटीपी बनी, इस एटीपी ने, एटीपी क्या है, पैसा है, पैसा है। एटीपी ने पैसे दे के, बाहर वाले सेल्स को पैसे दे के बोला कि अपना पोटेशियम हमें लाओ, अपना पोटेशियम हमें लाओ, अपना पोटेशियम हमें लाओ। पैसे खर्च करके, एकदम एटीपी खर्च करके अंदर अपने पोटेशियम ले लिया। आप बोलोगे पोटेशियम क्यों लिया, हमें तो पानी चाहिए था, पानी होता फूल जाता। मेरी बात समझो, पोटेशियम अंदर आ गया। अब मुझे सोच के बताओ, आप प्रैक्टिकली सोचो एकदम दिमाग लगा के, अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बढ़ गई, अंदर पोटेशियम आ गया तो पानी, पानी कंसंट्रेशन कम हो गई। भाई कोई एक चीज़ बढ़ती है तो एक चीज़ कम हो जाती है कंसंट्रेशन वाइज। तो क्या हुआ, अंदर पानी की गार्ड सेल के अंदर पानी कंसंट्रेशन लो, पानी की कंसंट्रेशन, और बाहर क्या हो जाए कि ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से पोटेशियम जा रहे हैं। सोचो एक पानी है, उसमें से आप चीनी बाहर निकाल रहे हो तो पानी बढ़ रहा है कंसंट्रेशन वाइज, ठीक है। तो बाहर हाई है, अंदर लो कंसंट्रेशन है, तो पानी बाहर से अंदर मूव करेगा अपने आप, एंडो ऑस्मोसिस। अब वही बात, पानी अंदर गया, सेल फूल गया, सेल फूल गया, देन स्टोमेटा ओपन हो गया, है ना। कितना सिंपल है, चलो देखते हैं एक बार। ड्यूरिंग डे टाइम द क्लोरोप्लास्ट इन द गार्ड सेल फोटोसिंथाइज विच लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, है ना। क्या बना रहे हैं वो, एटीपी बना रहे हैं दिन के समय में, और वो एटीपी क्या कर रही है, आपकी पोटेशियम आयन को पंप कर रही है ना, अंदर पोटेशियम आयन गार्ड सेल के अंदर पंप कर रही है, ठीक है। और उस वजह से क्या होगा, गार्ड सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और पानी फिर अंदर आ जाएगा। सारा खेल किस चीज़ का है, कंसंट्रेशन का। वहाँ पे कंसंट्रेशन आप गार्ड सेल के अंदर कम कैसे कर रहे थे, सुक्रोज मतलब ग्लूकोज बना के, और यहाँ पे आप पोटेशियम को अंदर ला के। तो ये थ्योरी आप दोनों थ्योरी में जो भी पेपर में आएगा वो आप लिख पाओगे, है ना। अब रिवर्स हैपन एट नाइट, रात के समय में क्या होगा, पोटेशियम वापस से नेबरिंग सेल चला जाएगा। पोटेशियम जो है वापस से कहाँ चला गया, बगल वाले सेल मतलब गार्ड सेल से निकल के चला गया। अब जब पोटेशियम निकल गया तो आप खुद सोचो, गार्ड सेल से पोटेशियम गया, इसका मतलब पोटेशियम खत्म हो गया गार्ड सेल के अंदर, कम हो गया, तो पानी की कंसंट्रेशन बढ़ गई। तो गार्ड सेल के अंदर पानी की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो पानी ऑटोमेटिकली गार्ड सेल से बाहर निकल जाएगा, गार्ड सेल से ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा। ना समझ में आया तो मुझे बताना यार, है ना, क्योंकि वन शॉट है। आई होप आप लोगों ने ये चैप्टर कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो स्कूल में पढ़ा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, और नहीं भी पढ़ा लेकिन समझ में आ रहा होगा। नहीं आया ना तो मुझे यार कमेंट करके बताओ, ये टॉपिक में थोड़ा दिक्कत है, मैं उसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी तक क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम इंतजाम कर रहे थे। क्या इंतजाम कर रहे थे कि सर हमको चाहिए रॉ मटेरियल, पानी है, पानी चाहिए, पानी कहाँ से आ रहा है, रूट से आ रहा है, चलो ठीक है ना। आपकी सनलाइट कहाँ से आ रही है, देख रहे हैं हम लोग, लीफ के ऊपर वाले सरफेस पे लाइट गिर रही है। तीसरी बात, आपकी CO2 कहाँ से आ रही है, स्टोमेटा से, तो स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग देख ली हम लोगों ने। अब हमें सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट थे चीज़ को बनाने के लिए वो तैयार हैं। अब प्रोसेस की बात करिए, आप सब्जी में नमक मसाला सब तैयार है, अब बनाइए सब्जी, है ना। एक किसके बाद क्या होगा और कैसे खाना बन जाएगा वो देखने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यार यहाँ पे होता क्या है, आपके आपके मेनली 2 स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। 2 स्टेप होते हैं, एक लाइट डिपेंडेंट, एक लाइट इंडिपेंडेंट। यानी एक लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड करता है और एक लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो लाइट अंधेरे में होता होगा, यही बात करेंगे। बट 2 स्टेप समझना है आपको, एक लाइट पे डिपेंड करने वाला स्टेप और एक लाइट से इंडिपेंडेंट फेज, ठीक है ना। 2 स्टेप होंगे। तो देखो मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ये सनलाइट आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, ये किसके ऊपर गिरेगी, क्लोरोफिल के ऊपर, क्लोरोप्लास्ट में गिरी, है ना। आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, एक सेकंड देना। हाँ ये वाला, हाँ देखो ये क्या है, यहाँ पे लाइट गिरी, इसके अंदर आई, इसके अंदर कहाँ पे आई, थैलाकॉइड के पास, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन के पास क्या है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के पास एक शक्ति और होती है, वो लाइट को कैप्चर ट्रैप कर सकती है, लाइट को पकड़ सकती है, जो कि हमारे पास नहीं है, वरना हम भी खाना बना लेते हैं, ठीक है ना। हम लाइट को पकड़ नहीं सकते। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से, है ना। काफ़ी ज़्यादा पेज इधर उधर हो रहे हैं। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को
क्या हो रहा है आपका, ये कहाँ पर आ गई, टेक प्लेस इन थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। थैलाकॉइड में जो काम हो रहा है, लाइट को पकड़ने वाले क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आप बोलोगे थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होते हैं, तो वो काम वहीं पे तो होगा, है ना। तो जो लाइट डिपेंडिंग फेज है ना, डिपेंडेंट फेज है, वो कहाँ पर होगा, आपका थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पर होगा क्या यार, आपका जो एक्टिवेशन स्टेप 1 क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। लाइट गिरी क्लोरोफिल के ऊपर, क्लोरोफिल एक्साइड, है ना, क्लोरोफिल एक्साइड वहाँ से निकलेगा मतलब देखेंगे, चलो छोड़ो अभी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक्टिवेटेड बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन्स। तो आपको पता होगा यार कि जो आपकी लाइट होती है वो कुछ नहीं, जस्ट अ नंबर ऑफ फोटोन्स, है ना, फोटोन्स वगैरह है, ठीक है। एक सेकेंड, लाइट दिख रही है क्या, एक सेकेंड, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो आपकी क्लोरोफिल है वो क्या हुआ, लाइट आई इसके ऊपर गिरी और वो एक्टिवेट हो गया, क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब लाइट क्या है यार, लाइट आपके ग्रुप ऑफ फोटोन्स, है ना, मतलब बहुत सारे फोटोन्स का पैकेट है इस तरीके से। तो एक्टिवेटेड बाय एब्जॉर्बिंग फोटोन्स। सपोज करो एक लाइट है, ये लाइट है, तो लाइट कुछ नहीं होता, लाइट में बहुत सारे क्या होंगे, पैकेट होंगे। एक पैकेट को क्या बोलते हैं, फोटोन। हर पैकेट में अपनी अपनी एनर्जी है, अपनी अपनी एनर्जी है। तो क्या करते हैं, ये 4 फोटोन को लेके अभी बात करेंगे, पानी टूटेगा। अब क्या होगा, जैसी लाइट आई उसने पानी को तोड़ दिया, उसने पानी को तोड़ दिया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो पानी टूटेगा तो क्या क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल पानी के हैं, तो 4 हाइड्रोजन, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। सारा खेल यहाँ पे इस चीज़ का है, ये दिख रहा है आपको, ये जो आपकी लाइट एनर्जी आई है ना, वो एनर्जी किस में गई, इस इलेक्ट्रॉन में। एक्चुअली सब होता है ना इस इलेक्ट्रॉन में, एक्चुअली वाला इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, अगर आप थोड़ा सा और डेप्थ में जाओगे ना, क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट करता है, सारा खेल ही अलग चीज़ है ना। लेकिन अभी इस लेवल पे आप ये समझिए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन में एनर्जी होती है, ठीक है। तो फिर से रिवाइज करता हूँ एक बार, लाइट डिपेंडेंट फेज में कहाँ पर होते हैं, थैलाकॉइड में। क्या होता है वहाँ पे, आपकी क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करती है और क्लोरोफिल एक्टिव हो जाती है। क्लोरोफिल एक्टिव होकर दूसरे स्टेप में क्या हो, पानी का ब्रेकडाउन होता है, पानी का ब्रेकडाउन होता है, और उसे बोलते हैं फोटोलाइसिस। फोटो माने लाइट की प्रेजेंस में, और लाइस माने टूटना। तो ये रिएक्शन दिख रही है आपको, ये क्या हो रही है, लाइट के प्रेजेंस में पानी टूट रहा है, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या है इसमें, चलो जो भी हुआ, बना क्या, बना यार क्या, आपका जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, NAD+ के पास जाएगा, NADP+ के पास गया और NADPH बना लिया। अब बोलोगे ये क्या है यार, ये ना एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कुछ एनर्जी का कैरियर, आप समझ लो, ऐसा समझ लो अभी के लिए। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेगा कि आओ मेरे पास थोड़ी देर के लिए एनर्जी का, मतलब मेरे पास रहो, है ना, वरना तुम्हें कोई चुरा के ले जाएगा, आगे चल के तुम्हारा अच्छा इस्तेमाल करेंगे हम, है ना। इस तरीके से स्टोर कर लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन को उसने स्टोर कर लिया, ठीक है। और आपने देखा क्या, ये ऑक्सीजन निकल जाती है इन्वायरमेंट में, जो हम सांस ले रहे हैं वगैरह वगैरह जो भी काम कर रहे हैं, वो क्या है, यही ऑक्सीजन इन्वायरमेंट में निकल जाती है, ठीक है। और आपके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एडीपी फॉस्फेट के बीच में बॉन्ड बन जाता है, उसे बोलते हैं एटीपी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लगता है। ये एटीपी वाला कॉन्सेप्ट तो अलग से पढ़ाऊंगा डिटेल में, लेकिन आई होप अभी आपको आता होगा कि एक्चुअली कुछ नहीं है यार, एटीपी में एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गई है, इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बन गया है, इलेक्ट्रॉन आ गया है, एनर्जी आ गई है। मैंने क्या बोल रहा, इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन आके इनमें बॉन्ड बन गया तो उन्हें एटीपी, है ना। ये डाईफॉस्फेट है, मतलब 2 फॉस्फेट, जब एक फॉस्फेट और आ गया तो ट्राईफॉस्फेट, ये हो गया ट्राईफॉस्फेट। इसे बोलते हैं फोटो माने लाइट की प्रेजेंस में, और फॉस्फोराइलेशन माने एटीपी का सिंथेसिस करना। तो ये क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, लाइट की प्रेजेंस में एटीपी का बनना, इसे बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अभी और चीज़ें क्लियर होंगी धीरे धीरे। अब मेरी बात समझो, लाइट इंडिपेंडेंट फेज में क्या होगा, ये हो गया लाइट डिपेंडेंट। क्या क्या बना इसमें आपका एटीपी बना, इसमें आपका ऑक्सीजन बना, इसमें आपका NADPH बना, है ना, ये 3 चीज़ें बनी। अब हम बात करते हैं यार लाइट इंडिपेंडेंट फेज की, जिसका एक और नाम होता है डार्क रिएक्शन। उसका क्या था, लाइट रिएक्शन, ये क्या है, डार्क रिएक्शन। मेरी बात समझना, ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, साफ बात है, ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। लेकिन लाइट रिएक्शन, जो हमने पहले पढ़ा ना, ये लाइट रिएक्शन,
में जो बनने वाला है ये NADPH बना, ऑक्सीजन छोड़ो, ATP बना, मतलब कि ATP और NADPH पे डिपेंड करती है। तो ऐसा कहा जाता है और ऐसे कहते भी हैं, सही भी है, कि जो डार्क रिएक्शन है, जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, वो क्या है आपकी, वो क्या है आपकी, वो लाइट पे डिपेंड नहीं करती है, लेकिन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। आई होप समझ में आ रहा है, यानी कि वो ATP के ऊपर और NADPH के ऊपर डिपेंड करती है। यहाँ पे समरी पूरा कर दूंगा, समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ मैंने क्या बोला, आपकी CO2 है, CO2 है जो आपने CO2 स्टोमेटा से ली, वहाँ ATP एनर्जी खर्च करेगा और कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लूकोज में। ये सब इतना आसान नहीं होता है, तेरा पूरी एक साइक्लिक प्रोसेस है, कैसे होता है, ठीक है ना। बट अभी आप स्क्रैप साइकिल, सॉरी है ना, कार्बन साइकिल, क्या बोलते हैं उसको, C4 C3, इस टाइप से कैल्विन साइकिल C3 C4, बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या बोला, CO2 है, वो ATP का इस्तेमाल करेगा, क्या बन गया, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज स्टोर नहीं हो सकता, स्टोर करने के लिए ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, स्टार्च में। अगर मैं आपसे पूछूं प्लांट में खाना बनता किस फॉर्म में है, आप बोलोगे ग्लूकोज। स्टोर किस फॉर्म में होता है, स्टार्च, बिकॉज स्टार्च कैसा होता है, इनसॉल्यूबल, ठीक है। अब मेरी बात समझो, ये डार्क रिएक्शन है, ये 2 स्टेप क्या है, डार्क रिएक्शन। क्या यहाँ पे लाइट की जरूरत पड़ी, नहीं। क्या जरूरत पड़ी, ATP NADPH, ये कहाँ बने थे, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में। इसका मतलब डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो लाइट पे डिपेंड कर रहा है ये, है ना। ऐसा नहीं है कि वो नहीं होगा तो ये अपने आप होगा, नहीं। सोचो, अगर लाइट वाला स्टेप ना हो तो क्या ATP बनेगी, क्या NADPH बनेगा, तो क्या ये वाला स्टेप हो पाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा, है ना। इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। मतलब क्या होता है, सिंपल सा, ग्लूकोज सिंगल यूनिट है, बहुत सारे ग्लूकोज मिला दोगे तो स्टार्च बन जाएगा, तो वही है ना, क्या ना, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, आई होप क्लियर होगा, स्टार्च हो गया, इसे बोलते हैं पॉलीमराइज। अगर मैं पूरा समरी कर लूँ, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, समझो मेरी बात को। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, वो कहाँ पर हुई, थैलेकॉइड में, क्योंकि वहीं पे क्या है, क्लोरोफिल है, वहीं पे लाइट को पकड़ेंगे। उससे क्या हो, पानी टूटा, पानी में ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ये कहाँ गए, इसने NADP को NADH में कन्वर्ट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन ने ADP और फॉस्फेट को ATP में, यानी क्या बन के तैयार हो गया हमारे पास, ATP और NADH। अब ये दौड़ ये गए किसके पास, स्ट्रोमा, है ना, जो आपका होता है ना, अकरिंग ग्रेना, ये क्या लिख दिया यहाँ पे, ये ग्रेना में नहीं होता, ये होता है स्ट्रोमा में, है ना। कहाँ पे होता है, जो खाली खाली जगह थी ना स्ट्रोमा, वहाँ पर होता है। तो अकर इन स्ट्रोमा, यहाँ पे क्या हुआ, CO2 किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में। किसका इस्तेमाल करा, लाइट वाले का प्रोडक्ट ATP का। और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ, स्टार्च में क्या इस्तेमाल किया, NADPH का इस्तेमाल किया। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं जो हेल्प कर रही हैं। अगर आपको पेपर में आया और आप ये बना के आ गए, ट्रस्ट में जितने नंबर क्वेश्चन होगा ना उतने नंबर प्रॉपर मिलेंगे आपको, कोई नंबर नहीं काटेगा आपका, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अब हम बात करते हैं, ये हो गई फोटोसिंथेसिस की बात, ठीक है। इस लेवल पे जितना मुझे पढ़ाना था, आपको जितना पढ़ना था मैंने बता दिया, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, एडेप्टेशन इन लीफ। हर चीज़ अपने हर कोई चीज़ अपने आप को ढाल लेती है वो काम करने के लिए, है ना। आप लोगों ने पढ़ा हो सेल चैप्टर में, जो सेल की शेप होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, फंक्शन के ऊपर। तो वही बात बता रहा हूँ कि जो आपकी लीफ है ना, क्या कर रही है, फोटोसिंथेसिस। तो वो कैसे अपने आप को ढालेगी, एडेप्टेशन कैसे होगी। तो बोलते हैं लार्ज सरफेस एरिया, भाई ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा लाइट गिरेगी, तो सारे काम ज़्यादा होंगे, लाइट ज़्यादा आएगी, एनर्जी ज़्यादा आएगी, है ना। ऐसे करो लीफ का अरेंजमेंट, ऐसे लीफ का अरेंजमेंट करो कि जो लाइट आ रही है वो 90 डिग्री पे है, किस एंगल पे है, 90 डिग्री, ज़्यादा लाइट आ सके। ऐसा ना हो कि ऐसे मोड़ दी कि लाइट बस थोड़ी सी आ पा रही हो, पूरी लाइट गिरे एकदम अच्छे से, ठीक है। जो सी क्यूटिकल और अपर एपिडर्मिस है, दिख रहा है आपको, ये वाला क्यूटिकल, उसके ऊपर वो कैसे ट्रांसपेरेंट, लाइट को आने दे, ऐसा ना हो ओपेक बन के बैठ जाए कि नहीं नहीं हम नहीं आने देंगे किसी को। समझ में आ रहा है, तो चीज़ें समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या है, थिनीनेस ऑफ लीफ इतनी मोटी मोटी ना हो जिससे ट्रांसपोर्ट ना हो पाए चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना। तो लीफ पतली भी होनी चाहिए, देखा होगा लीफ कितनी पतली पतली होती है, ठीक है। न्यूमरस स्टोमेटा, अब ज़्यादा स्टोमेटा से फ़ायदा क्या है भाई, ज़्यादा CO2 आ पाएगी। अभी हम देखेंगे CO2 बढ़ाने से फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है, ये देखेंगे, ठीक है। और क्या यार, द क्लोरोप्लास्ट का नंबर, भाई क्लोरोप्लास्ट बढ़ जाएंगे तो सारे काम ही बढ़ जाएगा, बिकॉज फोटोसिंथेसिस कर कौन रहा है, क्लोरोप्लास्ट, है ना। और क्या है, एक्सटेंसिव वीन सिस्टम, अगर आपको एक पत्ती दिखती है
है ना। आपको दिखता है ऐसे ऐसे ये जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं नेटवर्क। जितने ज़्यादा ही नेटवर्क इन्हें बोलते हैं वीन, उतना ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ एवरीथिंग सब कुछ आसानी से हो पाएगा, है ना, चीज़ें कनेक्शन अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो ये लिखोगे। यहाँ पे ध्यान रखना है बैलेंस जाइए। यहाँ पे है ना 12 पानी इधर आता है और 6 पानी इधर भी आता है। ऐसा नहीं कि आप काट कूट के इधर 6 लिख दो बस, नहीं, 12 हम इस्तेमाल करते हैं, 6 फिर से बन जाता है, 6 फिर से बन जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ये ऑक्सीजन कहाँ से आई है, ये वाली ऑक्सीजन कहाँ से आई है, पानी से आई है या फिर CO2 से आई है, ये CO2 से आ रही है O या पानी के O, आप बोलोगे पानी के O से। याद करो, पहला स्टेप पानी का टूटना, ऑक्सीजन का निकलना, है ना। तो यार वो चीज़ें आपको हेल्प आएंगी। ठीक है, अब आते हैं यार किन फैक्टर्स के ऊपर आपकी फोटोसिंथेसिस डिपेंड करती है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, इस चैप्टर में आपका कार्बन साइकिल अलग से वीडियो आएगी और इसके कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह हैं प्रूफ करने के लिए, वो अलग से वीडियो आएगी। इसमें जस्ट जो चैप्टर का कोर आइडिया कहने का है, फोटोसिंथेसिस क्या है, फैक्टर्स क्या है, एडेप्टेशन क्या है, प्रोसेस क्या है, स्टोमेटा ओपनिंग क्लोजिंग, वो कवर है। ठीक है, टाइम को मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया है, बट अप्रॉक्सली 40 से 50 मिनट हो चुके होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को हम 1 घंटे तक की रखेंगे और इसके बाद कुछ छोटी छोटी वीडियो आएंगी 20-20 मिनट की, 2, उसमें आपका सारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल फैक्टर यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल। अब मेरे को खुद सोचो कौन कौन से फैक्टर आपकी फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट करते होंगे। तो कुछ होंगे इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर का मतलब क्या है, बॉडी की मतलब प्लांट के अंदर के फैक्टर, कि वहाँ पे क्लोरोफिल है कितनी ज़्यादा है कम है उसके ऊपर। और कुछ होते हैं एक्सटर्नल, कि लाइट कितनी आ रही है, CO2 कितनी है, वो होते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल की बात करें, क्लोरोफिल। यार देखो सिंपल सी बात है, क्लोरोफिल ज़्यादा होगी, है ना, तो आपका अच्छा खासा क्या होगा, आपका अच्छा खासा फोटोसिंथेसिस होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से क्या होता है, क्लोरोफिल का नंबर कम हो जाता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाती है, तो उससे आपका फोटोसिंथेसिस रेट कम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब जो भी प्लांट हो उसमें ढंग से न्यूट्रिशनल कौन कौन, मैग्नीशियम वगैरह जरूर उसके पास पहुँचे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, अगर प्रोटोप्लाज्म डिहाइड्रेट करेगा, मतलब वो सूख जाएगा, कम पानी बचेगा, है ना, तो भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। या फिर उसके अंदर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वगैरह बन गया, है ना, डिहाइड्रेट कर गया, तो भी आपका फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कैसा स्ट्रक्चर है लीफ का। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ लीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ थोड़ा वीडियो पॉज हो गई थी, हाँ, इस कहाँ पे थे हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, प्रोटोप्लाज्म जरूरी है ना, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, यानी कि जो उसकी क्यूटिकल है, सपोज करो ये क्यूटिकल है ना, ये क्यूटिकल आपको दिख रही है, इसके ऊपर ब्लू ब्लू, वो इतनी मोटी हो गई, तो क्या लाइट आ पाएगी, क्या आएगी भी, तो अच्छे से नहीं आ पाएगी ना। तो वही चीज़ बताना कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लीफ भी इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं, लाइट कितनी आ रही है, कितनी इंटेंसिटी से आ रही है ना, CO2 कितनी है। तो ये बोलते हैं अगर आप CO2 जो एटमॉस्फेयर की CO2 कितनी है 0.02%, है ना, उसमें आप देखोगे, आप अगर लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हो, फोटोसिंथेसिस ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक लिमिट के बाद आप कुछ भी करो, लाइट इंटेंसिटी कितनी बढ़ाओ, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा, क्लोरोफिल डैमेज होना शुरू, फिर तो और कमी हो जाएगी। ज़्यादा बढ़ाओगे लाइट तो क्लोरोफिल डैमेज होना भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आप CO2 की कंसनट्रेशन थोड़ी बढ़ा देते हो, 0.02 थी 0.05 कर दी, तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हल्का सा लाइट टेस्ट बढ़ाने थोड़ा सा और बढ़ेगी, फिर जाके सैचुरेशन आएगा। मतलब अगर आप CO2 को बढ़ाते हो तो लाइट इंटेंसिटी फोटोसिंथेसिस का रेट थोड़ा और बढ़ के फिर आता है सैचुरेशन, है ना। एक्चुअली हम ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस इफेक्ट यही करते हैं, है ना, जो हम बोलते हैं ना ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह में यही करा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। लास्ट था क्या, एक सेकेंड, एक पेज और होगा, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एक फैक्टर है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रेट बढ़ेगी, हाँ बिल्कुल, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एकदम एनर्जी आ जाएगी, रेट बढ़ेगी। बट यार होता है, कब तक होता है, जब तक टेम्परेचर का 35 डिग्री तक ना पहुँचे, जब तक होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर तुमने बढ़ाया टेम्परेचर तो ये उम्मीद ना करना कि रेट बढ़ जाएगा, उसके बाद रेट घटना है ना। तो मैं कहाँ पे था, 35 डिग्री के बाद अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया 36 37 कर दिया, 37 38, उस बार रेट क्या हो जाएगी आपकी, कम होना शुरू हो जाएगी। रेट कैसे हो जाएगी आपकी,
कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे और 40 पे तो एकदम फोटोसिंथेसिस खत्म, फोटोसिंथेसिस तो बहुत ही कम हो जाएगा 40 पे, ठीक है। तो वही, और वाटर कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लिखा है यार एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट इज डबल। हर 10 डिग्री बढ़ाने में, हर 10 डिग्री बढ़ाने में रेट क्या हो जाता है आपका, डबल हो जाता है। सपोज करो आपने पहले 20 था टेम्परेचर डिग्री से, आप क्या कर दिया 30 कर दिया, तो मान लो रेट पहले R था, अब क्या हो जाएगा रेट 2R हो जाएगा। लेकिन कब तक, 35 के अंदर अंदर, 35 के बाद तो रेट कम होता है और 40 में तो बिल्कुल ही फोटोसिंथेसिस खत्म, है ना, रेट बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज हर एक एंजाइम, हर एक चीज़ ना एक चीज़ पे से एक इवोल्यूशन में अडेप्ट हुई है, एक टेम्परेचर पे अडेप्ट हुई है। अगर उस टेम्परेचर से आगे जाओगे तो हर चीज़ बिगड़ जाती है, ठीक है। वाटर कंटेंट इज इंपॉर्टेंट, है ना। वाटर कंटेंट कैसे होता है, 99% जो ट्रांसपीरेशन से लॉस हो जाता है। अगर किसी प्लांट में हमने 100 लीटर पानी दिया ना, 99 लीटर पानी उड़ जाएगा हवा में, और केवल 1% क्या होता है आपका यूज़ हो पाता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है ना। तो यार ये इसका वाटर कंटेंट, ठीक है। थोड़ा सा मेमोरी भर गई थी, वीडियो पॉज हो गई। चलो मैं कहाँ पे था, 99% क्या होगा, पानी लॉस हो जाएगा, जो पानी लेंगे उसका केवल 1% ही प्लांट किस में यूज़ कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस में। और किसी वजह से अगर पानी की कमी पड़ती भी है प्लांट में, तो पानी बहुत सारे अडेप्टेशन होते हैं यार, कि स्टोमेटा बंद कर लेंगे, किसी तरीके से हम पानी की पूर्ति कर देंगे। तो पानी कभी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि फोटोसिंथेसिस में पानी की कमी पड़ रही है ना। हाँ, आप पानी नहीं दे रहे तो दिक्कत आएगी, पानी आप दे रहे हो तो प्लांट कुछ ना कुछ एडेप्टेशन करके, मॉडिफिकेशन करके पानी प्रॉपर प्रोवाइड करेगा, है ना उसको, ठीक है। तो यार ये चैप्टर आपका फोटोसिंथेसिस खत्म हो गया। आई होप समझ में आया होगा, छोटा सा वीडियो मतलब 1 शॉट था आप लोगों को, आई होप समझ में आया होगा। इसके आपके नोट्स आपको मैं लिंक लगा दूंगा, अदरवाइज सब चैप्टर के आपको ग्रेजुअली मिलेंगे एक जगह पे, तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। वहाँ पे आपको सारे नोट्स, सारे टेस्ट वगैरह जो भी मुझे प्रोवाइड करना होगा, बात करने का पे आप कर सकते हो, ठीक है। और आपको क्या क्या है ना, ठीक है। और आपको अगला चैप्टर किस चीज़ का मिलेगा, मैं जहाँ से सोच रहा हूँ, प्लांट में केमिकल कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करते हैं, है ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। और बाकी पूरा प्लान वगैरह की वीडियो बनाइए, आप देख सकते हो उसको जाके, ठीक है। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। थैंक यू।